हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सबसे पहले एनसीईआरटी की सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। किसके लिए? क्लास 11 के लिए आपको एनसीईआरटी पूरी मिलने वाली है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर है, उसको पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद उसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ेगी, फिर इनका यूज कहाँ किया जाता है, और साथ में हम उसको पढ़ेंगे कि उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है, कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स है। फिर उसके बाद हम उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़ने वाले हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और साथ में उसका जो प्रिपरेशन है, उनको कैसे बनाया जाता है, वो भी पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की सीरीज चालू कर रहे हैं आज से, जो कि आपको हेल्पफुल होगी। आपकी जो नीट हो, जेडबलई हो, फिर स्टेट बोर्ड में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, उसकी जो डेफिनेशन होती है, एक्चुअल डेफिनेशन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। फिर उसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम सबसे पहले वो देखने वाले। तो आइए हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलोगे आप? कि किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हम और ऐसे ही बोल सकते हैं, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम उसकी जो डेफिनेशन बोल सकते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिख लीजिए। हाइड्रोकार्बन, इसके नाम में क्या छुपा है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और साथ में इधर क्या है? कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोला मैंने? द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन्स। तो उसको क्या कहोगे? हाइड्रोकार्बन्स। साधारण सी भाषा में बोलेंगे कि कोई कंपाउंड है, उसमें क्या होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और उसी को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अगर कहीं CH बॉन्ड दिख गया, तो क्या बोलोगे आप उसको? हाइड्रोकार्बन से। उसी तरह अगर NH बॉन्ड बन गया, तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले बॉन्ड को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पर यहाँ किससे बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। उसी तरह मैंने बोला, इसको हाइड्रोकार्बन बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो है, पर इस साइड पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन है। पर वो हमने क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन। तो मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या सही चाहिए? सिर्फ किसी भी कंपाउंड में कि वहां कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कोई बॉन्ड बने, तो उसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इतनी बस यही डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले बॉन्ड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन की जो हाइड्रोकार्बन्स है कितने प्रकार के होते हैं, वो चेक करना है आपको सबसे पहले। ठीक है, आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स है वो एनर्जी की तरह कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी देने का कार्य करते हैं। देखने जाए तो जैसे हम खाते हैं तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। उसी प्रकार हम अपने को एनर्जी चाहिए तो कहाँ से मिलती है? हाइड्रोकार्बन से मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो, सीएनजी गैस हो, फिर या पेट्रोलियम गैस हो, ये क्या करने का कार्य करते हैं? एनर्जी देने का कार्य करते हैं, जिससे आप गाड़ी या कुछ भी चला सकते हो। उसी प्रकार आप देख सकते हो, जो हाइड्रोकार्बन से हम उसका यूज पॉलीमर बनाने के लिए यूज किया जाता है। पॉलीमर, पॉलिस्टर, वो सब होते हैं ना, उसमें भी हाइड्रोकार्बन का यूज हो जाता है। पीवीसी बनाने के लिए, इस टाइप के जो बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं पॉलीमर टाइप्स के, उनको बनाने में भी हम इन हाइड्रोकार्बन्स का यूज करते हैं। साथ ही जब हम कोई पेंट बनाते हैं, पेंट में भी जो सॉल्वेंट लगता है, तो सॉल्वेंट का कार्य करने में भी हम हाइड्रोकार्बन्स का यूज करते हैं इसमें, पेंट में। और अगर हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स के पहले आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6।
ठीक है। और उसकी वैलेंसी क्या होती है 4, ये जरूर पता होना चाहिए। और उसके जो बाहरी शेल है उसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। और इसको 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसके कारण जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। और जो एक कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बनता है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है कोवालेंट बॉन्ड बनता है। इसको क्या बनता है कोवालेंट बॉन्ड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना देता है और एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को देते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। तो आपने पूछना चाहिए था कि यह आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है कार्बन, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है हाइड्रोकार्बन, ये पूछना था। आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उसकी जो बाहरी कक्षा है मतलब जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और सामने वाले एक स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। तो अगर कार्बन अगर डोनर रहा तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। जब उसके पास कितने प्रेजेंट रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे और वो स्टेबल हो जाएगा किसके जैसे नोबल गैस के जैसे। पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देना असंभव है। क्यों, क्योंकि सपोज करो आपने यहाँ से कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +4 का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके पास स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन उसने क्या कर दिया, अभी उसके 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो 6 में से जैसे 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और इसके पास कितने प्रोटॉन रहेंगे, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन रहेंगे। प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है। तो आप बताओ मुझे कि ये स्टेबल है क्या, 6 प्रोटॉन और सिर्फ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा। इसके कारण क्या होता है कार्बन के ऊपर +4 चार्ज नहीं होता है और यह कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत समांतर आती है, इसके लिए बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पोलराइजेशन नहीं होता है, ऐसा बोलना। इसको क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन मतलब चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। और इसको कैसे बोल सकते हैं हम कि अगर कोई कार्बन है, अभी क्या होगा वो पहले डोनर की तरह काम कर रहा था, अभी क्या करेगा वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। वो देखते हैं सबसे पहले, जैसे उसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कोई भी जब भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जब वो डोनेट करता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या करेगा अभी 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, तो इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन 6 थे, अभी कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे, तो कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। और प्रोटॉन कितने बचेंगे अब इसके पास सिर्फ 6। तो अब ये बताओ कि 6 प्रोटॉन बाहरी कक्षा में जो शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको खींच पाएंगे क्या, अच्छे से स्टेबल हो पाएगा क्या, वो नहीं हो पाएगा। तो इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि कार्बन के ऊपर -4 चार्ज नहीं आता है, उसी तरह कार्बन के ऊपर +4 का पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है और वह आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, पर इसको यह पॉसिबल नहीं होता है। इसी कारण जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और यहाँ क्या होती है शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इसी कारण जो हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन का वो कैसा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं
क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन से उनको कैसे क्लासिफाई किया है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो जो हाइड्रोकार्बन है उनको क्लासिफाई 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से किया गया है। पहला होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर दूसरा होता है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो तीसरा होता है आपको क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोला, पहला कौन सा आएगा आपका, सेचुरेटेड, दूसरा क्या आएगा फिर आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगला क्या आएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें जो बेंजीन रिंग होती है, जो एरोमेटिक रहती है ना, उसके ऊपर कोई कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप, कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप लगता है। कहाँ पे, वो बेंजीन रिंग पे, किसी एरोमेटिक रिंग पे, तो उसको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या होगा, जो कार्बन, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बोला मैंने, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड का बनेगा। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि वहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट मिलेगा, आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए कारण उसको क्या बोला जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे रहेगा, सिंगल बॉन्ड बनने वाला है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनको हम अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अल्केन बोला जाता है, मतलब ANE बोलते हैं इसको। तो अल्केन में क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि वहां डबल, एक तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहा जाता है, अल्किन कहते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अल्काइन कहते हैं, अल्काइन। मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। उसी प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होंगे, जैसे कि बेंजीन हो गया, क्या बोलोगे इसको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। उसी तरह हम बोल सकते हैं नेप्थलीन, फिर टॉलुइन, इसको क्या बोला जाता है, टॉलुइन। इसको बोलते हैं हम बेंजीन, और उसको क्या कहा जाता है, नेप्थलीन। तो तो एक किस कैटेगरी में आने वाले हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में, बेंजीन, टोलेन या नेप्थलीन, और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्लासिफिकेशन किया है किसका, हाइड्रोकार्बन का। 3 इसमें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा, अनसेचुरेटेड में अल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, और एक आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अलग आते हैं। तो इस प्रकार हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे, फिर उसका जो आईयूपीएसी नेम बोलते हैं, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम वो क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले। तो इस प्रकार हम अल्केन को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनसेचुरेटेड का पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अल्केन्स के बारे में, मतलब दो कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसको क्या बोलोगे, फिर दो कार्बन है तो उसको क्या बोलोगे, या तीन कार्बन है तो उसको क्या बोलोगे, या चार कार्बन है तो उसको क्या बोलोगे, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो इस कार्बन को आपको पता है चार बॉन्ड बनाना पड़ता है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, चार होती है, इसके कारण ये चार बॉन्ड बनाता है। और किसके साथ बॉन्ड बनाना है आपको, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे हो। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, चार होती है, इसके लिए कितने बॉन्ड बनाएगा, चार। तो एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत रहेगी, चार हाइड्रोजन की जरूरत रहेगी। ठीक है, जब एक कार्बन और चार हाइड्रोजन हो तो इसको क्या बोला जाता है, CH4। और उसको क्या बोलते हैं हम, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। कि अगर एक कार्बन हो और चार हाइड्रोजन हो तो उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। उसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा अभी, सेकेंड, मतलब दो कार्बन रहेंगे तो क्या होगा, तो अगर जैसे दो कार्बन रहे इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। इसका मतलब यही होता है, क्योंकि जैसे कार्बन की संख्या बढ़ने वाली है। तो अभी क्या करो, सबसे पहले एक नंबर के कार्बन के लिए आपने नाम लिख दिया मीथेन। अभी आपको दो कार्बन का बनाना है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसमें से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकालना है। क्या बोला मैंने, सिर्फ देखो, एक हाइड्रोजन को निकालना है और एक CH3 को ऐड करते जाना है। क्या बोला मैंने, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और उसकी जगह पे जो CH3 उसको जोड़ना है। क्या करना है फिर आपको, एक कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन समान रहेंगे। फिर क्या करना है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा, तो यहाँ किसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, अभी यह कार्बन बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इसके साथ कितना हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, क्योंकि आपने को हमेशा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो अपने पास आ गए दो कार्बन और कितना हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच छह, तो C2H6। तो क्या बोला जाता है इसको, C2H6 को इथेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इथेन बोला जाता है। उसी प्रकार हमको क्या करना पड़ेगा, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, मतलब एक एक स्टेप, एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ और हाइड्रोजन को बढ़ाते जाओ, उसको क्या बोलते हैं हम, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। जैसे कि अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, उसी तरह यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, और जैसे हमने यहाँ CH3 यूनिट को जोड़ा था उसी प्रकार इसमें भी एक CH3 यूनिट को जोड़ना है। क्या करो, सिर्फ यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लो। तो कैसे बनेगा, एक दो तीन। ए वैसे कैसा रहेगा, कार्बन वन, इसको नाम वन दे दो, इसको दो दे दो, लगे तो वन टू। इनके हाइड्रोजन कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। इसके भी हाइड्रोजन दो रहेंगे और एक ही हाइड्रोजन निकलने वाला है। और इस कार्बन से अभी कौन जुड़ने वाला है, यह वाला कार्बन जुड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन अभी निकल गया है, तो सिर्फ इस कार्बन को इस कार्बन का एक बॉन्ड बनाना है। ऐसा कर दो, तो अभी इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, C3H8, 1 2 3, 1 2 3, और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार इसको क्या बोला जाता है, प्रोपेन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रोपेन बोला जाता है। तो अगले वाला क्या आएगा अभी इसका, ब्यूटेन आएगा, फिर पेंटेन आएगा, फिर हेक्सेन आएगा, फिर हेप्टेन आएगा, फिर ऑक्टेन आएगा, फिर नोनेन आएगा, फिर डिकेन आएगा। इस प्रकार अभी बढ़ते जाएगा। अभी क्या होगा, फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा कार्बन है यहाँ से क्या करने वाले हम, एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे और वहां पे आपको सिर्फ CH3 यूनिट को जोड़ना है। तो कैसे करूंगा मैं, इस प्रोपेन से
ये जो प्रोपेन है यहाँ से मैं एक कार्बन बाकी वही सीक्वेंस से लिखने वाला हूँ। अभी यहाँ से क्या करूंगा मैं, सिर्फ इस C3 कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगा और एक और CH3 यूनिट को जोड़ दूंगा। तो क्या करूंगा मैं, ऐसा करूंगा 1 2 3 और 4। तो इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ये क्या हो गया फिर आपका C4, और हाइड्रोजन की संख्या क्या है फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आ जाएगा C4H10। C4H10 तो इसको क्या बोलोगे, ब्यूटेन बोला जाता है। मैंने बोला कि आपको 5 कार्बन अगर रहेंगे हाइड्रोकार्बन्स में तो आपको उसका फॉर्मूला लिखना। तो कैसे करोगे, इसमें से अभी एक काम करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो यहाँ से और एक CH3 यूनिट को जोड़ दो। CH3 को जोड़ना है और एक हाइड्रोजन को निकालना है, कहाँ से, इस C4 कार्बन से। तो वैसे लिख दो 1 2 3 4। ये बाकी वैसा के वैसा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें। अभी C4 कार्बन से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाला है और एक CH3 यूनिट को जोड़ दिया। तो कैसे करोगे, एक कार्बन को जोड़ा हमने, उसके साथ कितना हाइड्रोजन है, 3। तो अब इसको गिनो, क्या हो गया 1 2 3 4 5, क्या हो गया C5H। हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 12, मतलब C5H10 हो गए। तो इसको क्या नाम दोगे फिर आप, पेंटेन। पेंटेन, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अगर 6 कार्बन होंगे तो उसमें एक हाइड्रोजन निकाल लेना यहाँ से और एक CH3 ग्रुप जोड़ देना। फिर वैसे करते करते आप आसानी से आगे की जो जितने भी हाइड्रोकार्बन हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक आसान सा फॉर्मूला इस अल्केन को कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट फॉर्मूले से वो बताता हूँ, और इस स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे अभी कैसे बनाने हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसी को याद करना है बस, जनरल फॉर्मूला। आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं लिख देता हूँ आपको, CnH2n+2। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना। क्या बोला मैंने, CnH2n+2। और यहाँ n क्या होगा, कार्बन की संख्या होगी। यहाँ n का मतलब क्या होगा, नंबर्स ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर्स ऑफ कार्बन होंगे। अगर अपने को अगर एक कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, तो कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले C1 के लिए निकालना H, और यहाँ 2 है हाइड्रोजन के नीचे, और उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ये नहीं, और एन की वैल्यू क्या है 1 आई क्यों, क्योंकि एक कार्बन के लिए निकाल रहे, साथ में क्या है ये +2 है। तो कैसे आएगा C1, सी वैसा H2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2, और साथ में +2, तो कितने हो जाएंगे CH4। तो इसको क्या बोला जाता है, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। तो CH4 क्या बोलते हैं अभी बताया मैंने, मीथेन, ठीक है। अगर मेरे को 2 कार्बन दे दी तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू अभी 2 पुट करने वाला हूं। तो कैसा होगा C2, H वैसा और ये 2 और मल्टीप्लाई में 2+2, तो क्या हो जाएगा ये C2H। 2 मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 4, ये टोटल क्या हो जाएगा 4, और 4+2 कितने हो जाएंगे 6। तो C2H6, अगर किसी का C2H6 फॉर्मूला है तो ये किसका हो जाएगा, पार्ट अल्केन का हो जाएगा, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, और उसको हम क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। उसी तरह आपको अगर आगे निकालना हो C3
कार्बन 3 के लिए, तो कैसे निकालोगे? एक शॉर्ट में क्या समझो, देखो इसमें क्या होता है, अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना है और उसमें सिर्फ और 2 जोड़ना है। उस प्रकार करना है आपको। क्या करना है आगे का निकालने के लिए, अगर मेरे पास अगर C3 है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसी में 2 जोड़ देना है। क्या करना है आपको, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 6, और आगे और 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा C3H8। इस प्रकार करना डायरेक्ट, C3H8 को क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। तो ब्यूटेन कैसे आएगा, एक कार्बन भरेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन को बढ़ाना है, तो कैसे आएगा वो C4H10, तो क्या बोलेगे इसको, ब्यूटेन। उसी तरह भी क्या करो, एक कार्बन बढ़ाओ और 2 हाइड्रोजन को बढ़ाओ, C5H12, तो इसको क्या बोलोगे, पेंटेन। फिर क्या करो, एक कार्बन बढ़ाओ और 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, यही करना है बस आपको, C6H14, तो क्या बोलोगे, हेक्सेन। अब क्या करो, एक कार्बन और बढ़ाओ और 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, हेप्टेन। ठीक है, फिर क्या करो, C8, एक कार्बन को बढ़ाना है और 2 हाइड्रोजन को बढ़ाना है, तो क्या होगा, C8H18, क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। और अभी क्या करो, एक कार्बन बढ़ाओ और 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, इसको क्या बोलोगे, नोनेन। और C10H22, उसको क्या बोलोगे, डिकेन। तो आपको यहाँ तक का भी पता होना चाहिए स्ट्रक्चर इनका। अभी पहले क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, मतलब आपको 10 कम से कम तभी याद होना चाहिए। अल्केन के पहले एक कार्बन से लेकर 10 कार्बनों का नाम तभी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तब आपको इसका उपयोग होता है। आई होप आपको समझ गया होगा अल्केन्स क्या होते हैं। तो अल्केन कैसे नाम स्टार्टिंग होते हैं, उनका जो सूत्र होता है कैसे होते हैं, वो उसको डायरेक्ट सूत्र से कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन अल्केन का जो कॉमन नेम होता है वो पढ़ेंगे। कॉमन नेम के बाद हम पढ़ने वाले IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है वो पढ़ेंगे इसके लिए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे और साथ में हम आइसोमेरिज्म क्या होता है वो भी पढ़ने वाले। ठीक है, अभी आइसोमेरिज्म भी पढ़ लेते, मैं अभी इसको रब कर देता हूँ। तो अभी सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, कॉमन नेम पढ़ना है और साथ में क्या पढ़ना है, IUPAC नेम पढ़ना है। तो कॉमन नेम कैसे बोलते हो, मैं बोलता हूँ सबसे पहले। मिथेन को मिथेनी बोला जाता है, इथेन को इथेनी बोला जाता है और प्रोपेन को प्रोपेनी बोला जाता है। लेकिन जिसे हम कार्बन 4 पे आ गए, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को हम क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे हम, ओपन चेन में, मतलब एक चेन के समान लिख रहे हैं इसको, सीधी चेन, स्ट्रेट चेन, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको मैंने कैसे लिखा, 1 2 3 4, C4H10, इसको कैसे लिखा मैंने, सभी कार्बन एक लाइन में, मतलब सीधे खड़े हैं, ऐसा समझ लो, एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन अगर मैंने खींच दी इनके ऊपर से तो एक ही लाइन में सब बैठे ऐसा लग रहा है। तो मतलब इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट चेन बोले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन, किसकी, ब्यूटेन की। और इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब सब एक ही लाइन में बैठे, मतलब N लगाना तब, N ब्यूटेन। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, N ब्यूटेन। तो उसी तरह जो C4H10 उसको कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको कैसे लिख दिया मैंने, गिन लो, लगे तो कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 लिख चाहिए अपने को।
तीन तीन फिर 9 और एक क्या हो गया 10, मतलब ये स्ट्रक्चर सेम है, मतलब जो फॉर्मूला इसका सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जब किसी फॉर्मूला सेम होता है किसी कंपाउंड का और उसका जो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसको क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्या बोला मैंने, अगर एक ही फॉर्मूला हो और उसके जो स्ट्रक्चर बनने वाले हो वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म। ये ध्यान में रखना, क्या बोला मैंने, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, व्हेन अ molecule have same molecular formula but different structure formula, या इसी को हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट। मतलब उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला समान है लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो इस ब्यूटेन को मैंने कैसे दिखाया, एन ब्यूटेन की तरह दिखाया, और इसका और एक स्ट्रक्चर कैसे बनाया मैंने, ऐसा स्ट्रक्चर बना कि मैंने इनकी जो पोजीशन है कार्बन की, वो जो पोजीशन है चेंज कर दी। तो इसको क्या बोला जाता है, आइसो ब्यूटेन। कि जब अगर कोई कार्बन है उसके साथ तीन ग्रुप जुड़े, या क्या हो रहा है कि कोई सी एच यूनिट है वो तीन कार्बन के साथ जुड़ी, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, आइसोब्यूटेन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, आइसोब्यूटेन। तो जो C4H10 है उसके कितने आइसोमेरिज्म है, दो आइसोमेरिज्म है। क्यों, क्योंकि इसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। जब किसी एक कंपाउंड के अगर अलग अलग स्ट्रक्चर बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इस ब्यूटेन के लिए कितने आइसोमेरिज्म है, दो आइसोमेरिज्म है, मतलब दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो C4H10 ये जो ब्यूटेन इसके कितने आइसोमर है, दो है। ठीक है, तो जो ये आइसोमर कितने प्रकार के होते हैं हम बाद में पढ़ने वाले, जैसे चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, फिर पोजिशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, फिर अलग अलग आइसोमेरिज्म होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आपको सर अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, और इस ब्यूटेन के आइसोमर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, पेंटेन के लिए कितने आइसोमेरिज्म आएंगे वो चेक करते हैं कि जो पेंटेन दिए आपको उसके कितने अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, आपको देखना है सबसे पहले। फिर मैं आपको उसमें एक कॉमन नेम क्या होता है वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C5H12 इसके क्या करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने वाले। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, सबसे पहले नॉर्मल चेन बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो पांचों कार्बन है एक ही लाइन में बैठे, जैसे एक बस की लाइन में कैसे सब बैठे रहते हैं एक रो में, अगर ऐसे बैठे तो उनको क्या बोला जाता है, हमेशा नॉर्मल एन से दिखाते हैं। और क्या बोलते हैं, पांच कार्बन रहता है उसको पेंटेन बोला जाता है। इसको क्या बोलोगे, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। और जब जो एंड वाला कार्बन है, क्या बोला मैंने, जो एंड वाला कार्बन है अगर वो वह किसी CH2 ग्रुप से जुड़ा हो, क्या बोला मैंने, जो एंड वाला कार्बन है उसके जो नेबर वाला जो कार्बन है वो कैसा है, CH2 है। जब यह कार्बन किसी CH2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। क्या बोला मैंने, कि जब एंड वाला कार्बन उसके जो सेकेंड नंबर जो कार्बन रहेगा उसकी अगर वो CH2 ग्रुप है तो उस कार्बन को क्या बोला जाता है, इस कार्बन को प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसी प्रकार अभी आगे देखते हैं हम। सबसे पहले
मैं और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसके। ए 1 2 3 4 5 C5 9, मतलब इनका फॉर्मूला सेम है। और मैंने क्या बोला, और जब जो एंड वाला अगर कार्बन है, क्या बोला मैंने, जो नॉर्मल चेन के जो एंड वाला कार्बन है, अगर वो किसके साथ जुड़ा हो, CH यूनिट के साथ जुड़ा हो। क्या बोला मैंने, अगर कोई एंड वाला कार्बन हो और उसका जो नेबर कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेबर कार्बन। अगर वह CH हो, क्या हो, CH ग्रुप हो, तो इस एंड वाले कार्बन को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे हम उसको, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन। उसी प्रकार और एक, उसी प्रकार अगर कोई कार्बन है, जो एंड वाला कार्बन है, वो किसके साथ जुड़ा हो, मतलब ये पूरी चेन है ना, 3 कार्बन की, 1 2 3, यहाँ से भी गिनो लगे तो 1 2 3, कैसे भी गिनो, 3 ही आ रहे हैं, और यहाँ गिनो लगे तो 1 2 3 4, मतलब 4 मेंबर की चेन थी, और यहाँ कितने मेंबर की चेन बन रही है, 1 2 3। अगर वो जो कार्बन है, आखिरी वाला कार्बन हो या पहले वाला कार्बन भी कंसिडर कर सकते हो, वो किसके साथ जुड़ा हो, सिर्फ C कार्बन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, सिर्फ सिंगल C कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको क्या कहा जाता है, टर्शरी हाइड्रोकार्बन। ये हमेशा ध्यान में रखना। क्या बोलोगे, अगर जो टर्मिनल कार्बन है किसी CH2 यूनिट से जुड़ा हो तो उसको हम प्राइमरी हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अगर जो टर्मिनल कार्बन है किसी चेन का, वह CH ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन। उसी तरह जब ये जो चेन है 3 नंबर के कार्बन की, अगर उसका जो आखिरी हो या पहला कार्बन हो, किससे जुड़ा हो, डायरेक्ट कार्बन से, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो ना, उसके साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसी कार्बन उस फिर इस कार्बन को क्या बोलोगे, फिर टर्शरी हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, अभी देखो, इसको एंड पेंटेन बोला जाता है। और जब ऐसा कोई कार्बन है चेन का कार्बन, वो किसी CH यूनिट से जुड़ा हो, उसको सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन तो बोलते हैं कि इस साथ में उसको हम आइसो पेंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 5 है, और उसको क्या बोला जाता है, आइसो पेंटेन। ठीक है, उसी प्रकार जब कोई टर्मिनल कार्बन है, उसके साथ जो कार्बन जुड़ा है, मतलब एक सिंगल कार्बन जुड़ा है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, नियो पेंटेन। क्या बोला जाता है, नियो पेंटेन। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इसको क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। तो क्या हो गया इसका, एन पेंटेन कॉमन नेम। तो इस स्ट्रक्चर को एन पेंटेन बोलते हैं। तो एन पेंटेन क्या होगा, कॉमन नेम। उसी प्रकार इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। तो ये क्या होगा, इसका कॉमन नेम। तो इस स्ट्रक्चर के लिए ये जो नेम दिया हमने न्यू पेंटेन, तो इसका क्या होगा, कॉमन, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं। तो कितने प्रकार के कॉमन नेम हो गए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और साथ में क्या हो गया, न्यू पेंटेन। तो हमने अभी कॉमन नेम पढ़ लिए। तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम, IUPAC नोमेनक्लेचर। जो अल्केन है उनका जो नामकरण कैसे होता है वो देखना है। कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसको घर पे अलग नाम से बुलाते हैं नॉर्मली, और जब वो एजुकेशन मतलब स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, अलग प्रकार से लिया जाता है उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, IUPAC नेम। अगर घर का नाम है उसको कॉमन नेम बोलते हैं, और स्कूल का नाम है उसको क्या बोलते हैं, IUPAC नेम बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। तो अभी हमने कॉमन नेम देख लिया, इसको कैसे बोलते हैं, इन पेन टेन। तो अभी इसका IUPAC नेम क्या होगा उसको देखना है।
उसी प्रकार इसको हम आइसोपेंटेन बोलते हैं, तो इसका जो IUPAC नॉर्म क्या होगा वो चेक करना है। उसी तरह इसको एन पेंटेन बोलते हैं, तो इसका जो IUPAC नाम क्या होगा वो चेक करना है। तो अभी हम सबसे पहले अल्केन्स के लिए IUPAC नाम कैसे देते हैं किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं।